हेलो बच्चों, मैं पूनम भारद्वाज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ कक्षा 10वीं के लिए पाठ नेताजी का चश्मा लेकर, जो कि गद्य खंड से है। तो शुरुआत करते हैं हम इस पाठ की। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। एक भूभाग, एक ज़मीन के टुकड़े को हम देश नहीं कह सकते। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि, इनको उन्नत करने के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। अगर हम देश की उन्नति के लिए काम करते हैं, उसे विकसित करने का काम करते हैं, तो उसी को हम देशभक्ति कहते हैं। तो नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। माध्यम कौन है यहाँ पर? कैप्टन चश्मे वाला। तो उसके माध्यम से हमारे देश में रहने वाले करोड़ों नागरिकों के योगदान को यहाँ पर रेखांकित किया गया है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। देशभक्ति का मतलब यह होता है कि हम देश के लिए अच्छा सोचें, अच्छा विचारें और उसे आगे बढ़ाएं और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल रहते हैं। अब शुरुआत होती है कहानी की। यहाँ पर हैं एक हालदार साहब, जिनको हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। एक कस्बा था छोटा सा, जैसे एक गांव होता है, तो गांव की तरह ही एक छोटा सा कस्बा था, वहाँ से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, पक्के मकान भी वहाँ नहीं थे और कुछ ही मकान थे वहाँ पर पक्के, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा ही एक बाज़ार था वहाँ पर। कस्बे में लड़कों का एक स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका म्यूनिसिपल कमेटी। तो वो कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। क्या करती थी नगर पालिका? कभी सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ शौचालय, पेशाबघर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। तो ये तो करती थी कौन? नगर पालिका। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार क्या किया, मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। प्रतिमा, जिसका अर्थ होता है मूर्ति। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, लेकिन उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। अब लेखक कहते हैं कि पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी ना होने या अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह, असमंजस जिसे बोलते हैं, और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा समय। और बोर्ड की शासन अवधि, जो समय दिया गया था, लिमिट दी गई थी, वो समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। तो लेखक सोच रहे हैं जब इस मूर्ति को बनाया तो कुछ इस तरह से बनाया होगा कि या तो कोई अच्छा मूर्तिकार नहीं मिला होगा, या जो उसकी कीमत थी, उस पर जो लागत लगनी थी वो भी लिमिट में थी, या समय कुछ कम था बनाने के लिए कि इतने समय तक का समय निश्चित किया गया है, तब तक मूर्ति तैयार हो जानी चाहिए। तो इसी तरह से कुछ ऐसा हुआ होगा कि मूर्ति बनाने का काम किसी वहीं के रहने वाले स्थानीय कलाकार को ही दे दिया होगा। और अंत में क्या फैसला लिया होगा नगर पालिका ने? कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए कोई मोतीलाल जी हों, उनको ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। मतलब महीने भर में ही उन्होंने कह दिया कि मैं 1 महीने में मूर्ति बनाकर दे दूँगा। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति किस चीज़ की बनी थी? संगमरमर की बनी थी। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि मूर्ति किसकी बनी थी? मूर्ति संगमरमर की बनी थी।
और सुभाष चंद्र बोस क्या थे, हमेशा वो टोपी पहनते थे। तो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी। तो जो मूर्ति थी उसकी ऊंचाई कितनी थी, 2 फुट ऊंची, जिसे बस्ट कहते हैं। इस तरह की जो मूर्ति होती है उसे बस्ट कहा जाता है, जो कि देखने में बहुत सुंदर थी। नेताजी भी बहुत सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में थे वो। हमने अधिकतर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फौजी वर्दी में ही देखा है, उनकी तस्वीर को। मूर्ति को देखते ही उनका दिया नारा याद आता है, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। क्यों? नेताजी बहुत बड़े देशभक्त रहे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जो किस समय लड़ी, किस लिए लड़ रहे थे इन्होंने, फौज किस लिए बनाई थी, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपनी ये फौज खड़ी की। केवल एक चीज़ की कसर थी और जो देखते ही खटक रही थी, क्या? उस मूर्ति को देखकर नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। नेताजी चश्मा भी लगाते थे, यानी चश्मा तो था, लेकिन जो मूर्ति के साथ बनना चाहिए था वैसा संगमरमर का चश्मा नहीं था। और एक सामान्य और सचमुच के चश्मे को चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। चौड़े काले फ्रेम का एक चश्मा उन्हें पहना दिया गया था। और जब हालदार साहब इस कस्बे से पहली बार गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, वहाँ पर चौराहे पर एक पान की दुकान थी, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। इस पर उनका ध्यान गया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, एक जिज्ञासा भरी, एक कौतुक भरी, आश्चर्यचकित कर देने वाली मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, ओरिजिनल या असली। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई थी, तब भी हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने ये सोचा कि इस कस्बे के नागरिकों ने कितना सुंदर प्रयास किया है, जो कि एक देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को वहाँ पर स्थापित किया। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही। कुछ लोग देशभक्ति को भी मजाक में लेते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए और उनको देशभक्ति का महत्व और अपने देश का महत्व भी हमें समझाना चाहिए। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा तो दूसरा है। अब देखिए, जब पहली बार उन्होंने देखा तो चश्मा अलग था और आज जब इधर से गुजरे तो देखा चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। अब जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये क्या हुई, वाह भाई वाह, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा देखा उन्होंने, मतलब जो जितनी बार आते हर बार उन्हें अलग चश्मा दिखाई देता। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय जिसे दबाया ना जा सके तो पान वाले से ही उन्होंने पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। उनको एक जिज्ञासा हो गई कि चश्मा बदलता कौन है। तो उन्होंने पान वाले से पूछ लिया। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, वो भी पान खाता रहता था और देखने में कैसा था, वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुना, फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद भी थोड़ी सी थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूक दिया और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। उसकी बत्ती सी कैसी थी, लाल काली, जो पान खा खा कर हो गई थी। और उसने क्या बोला कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब हालदार साहब को कुछ समझ नहीं आया जिस तरह से उसने जवाब दिया, तो बोले, क्या करता है,
पान वाले ने समझा चश्मा चेंज कर देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? अब हवलदार साहब समझ नहीं पाए। वो बोले क्या करता है? तो पान वाले ने उन्हें समझाया चश्मा चेंज कर देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है भाई? हवलदार साहब अब भी समझ नहीं पाए। अब वो बोले कि मान लो कोई ग्राहक आ जाता है, ग्राहक, उसको चौड़े चौखट चाहिए, चौड़े फ्रेम का चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया, उधर दूसरा चश्मा नेताजी की आंखों पर लगा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। अब समझ में ये आया उनको कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, बल्कि उन्हें आहत करती है, उनके दिल को दुखाती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर वो फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम चाहिए होता है तो वह मूर्ति पर लगा देता है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः शायद नेताजी से माफ़ी मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह, क्या आइडिया है! लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि लेकिन नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? जो असली उनका चश्मा था वो कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भी बढ़ रही थी। फिर वो आंखों में हंसा और हंसते समय उसकी तोंद थिरकती थी तो वो भी थिरकी और कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने पीक थूकी पान की और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब पान वाले के लिए तो ये एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए हैरान कर देने वाली और उनके हृदय को द्रवित करने वाली थी, उन्हें रुला देने वाली थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का ही अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी मूर्ति, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह वो तय नहीं कर पाया होगा, क्योंकि उसे इतना अनुभव नहीं था मूर्ति बनाने का, तो उसको चश्मे का समझ नहीं आया। तो जैसा उससे हुआ उसने कर दिया, मूर्ति तैयार करके दे दी। या उसने कोशिश की होगी तो उसमें उसे सफलता नहीं मिली होगी, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी, कुछ और अच्छा करने के चक्कर में उसका चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ़, क्या किया होगा, नहीं समझ आया हवलदार साहब को। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र लगा और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। तो वो ख्यालों में खोए हुए थे, पान वाले के पैसे दे दिए और चश्मे वाले जो कैप्टन था उसकी देशभक्ति को नमस्कार नमन करते हुए वह जीप की तरफ बढ़ गए। फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब उसके दिमाग में ये आ रहा था कि उसको कैप्टन क्यों कहते हैं, तो उसके अब जिज्ञासा बढ़ रही थी। तब वो चश्मे वाले के बारे में पूछने लगा कि वो क्या उस नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। अब पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़कर अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को पहले तो ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है वो, पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो और ज़्यादा ही अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो उसकी फ़ोटो वोटो कहीं छपवा दो। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्ति का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। अब पान वाला उसका मजाक बना रहा था, तो ये बात अच्छी नहीं है कि अगर कोई अपनी देशभक्ति को
ज़ाहिर करता है, बयां करता है, तो उसका अगर हम मजाक उड़ाते हैं तो वह अच्छा नहीं होता। और हालदार साहब को भी अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, हैरान रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर उन्होंने गांधी टोपी पहन रखी थी और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। तो कैसा था वो? लंगड़ा था, बूढ़ा मरियल था, सिर पर गांधी टोपी पहनता था, आँखों पर काला चश्मा लगाता था और उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची रहती थी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे होते थे। और अब एक बंद दुकान के सहारे अपनी बांस टिका रहा था। कोई दुकान वहाँ पर बंद थी तो वहाँ पर उसने अपना जो बांस था वो टिकाया। तो उस बेचारे की दुकान भी नहीं है। हालदार साहब ने देखा कि ये तो इसके पास तो दुकान भी नहीं है, तो बेचारा फेरी लगाने वाला है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना तो चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, क्या पता इसका ये नाम हो। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह अब इस बारे में और बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लास्ट में उसने क्या बोल दिया था कि आप जाकर उसी से बात कर लो, कहीं उसकी फ़ोटो छपवा दो। और ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था और उन्हें आगे जाना था, तो काम भी था। और हालदार साहब जीप में बैठे और चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुज़रते रहे और नेताजी की मूर्ति में चश्मे बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा जिसे गोगल कहते हैं, कभी बड़े कांचों वाला गोगल चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, प्रफुल्ल हो जाता था, उनका मन खुश हो जाता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की भी और भी दुकानें जो थी वो भी बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा। अब बेचारा हालदार साहब को लगा कि कहीं ये फिर से मुझे उसी तरह का जवाब ना दे दे। पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला। वो रो रहा था और रोते रोते क्या बोला, साहब कैप्टन मर गया। अब हालदार साहब कुछ नहीं पूछ पाए, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाए और जीप में बैठकर वहाँ से चले गए। उन्हें बहुत दुख हुआ कैप्टन के मरने का। बार बार सोच रहे थे वो कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। भी ऐसे लोगों का क्या होगा जो उन लोगों पर हंसते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ वो सोच रहे थे कि उन लोगों का क्या होगा जो उन लोगों पर हंसते हैं जो अपना सब कुछ, अपनी घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर देते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती हैं। ऐसी कौम होती हैं जो देश को बर्बाद करने के लिए, बिकने के लिए भी तैयार रहते हैं। वो बड़े दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुज़रे। कस्बे में घुसने से पहले ही उन्होंने सोच लिया था कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही स्थापित होगी। कस्बे के चौराहे के बीच में, उसके कस्बे के बीच में सुभाष जी की प्रतिमा तो अवश्य होगी, लेकिन उनकी मूर्ति की आँखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन भी मर गया। अब चश्मा कौन लगाएगा? सोचा आज वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ भी नहीं देखेंगे, सीधे वहाँ से निकल जाएंगे। और उन्होंने अपने ड्राइवर से कह भी दिया था, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे ही कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर हो चुके थे वो।
उनकी आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो ज़ोर से चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज़ तेज़ कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। एक तरह से वो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे उन्हें होश ही नहीं है। वो देखकर बहुत हैरान हुए और सीधे खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा कि किसी बच्चे ने ही बनाया हो। बच्चे बना लेते हैं सरकंडों का चश्मा। सरकंडे एक तरह की घास होती है, तो उसका उन्होंने चश्मा बना लिया। हालदार साहब बहुत भावुक हैं और इतनी सी बात पर ही उनकी आंखें भर आई। अर्थात इस पाठ से हमें यह लगता है कि नहीं, देश में देशभक्त हैं और हमारी भावी पीढ़ी जो बच्चे हैं, अगर हम उनमें देशभक्ति के संस्कार देते हैं तो वे भी देशभक्त बनेंगे और देश को ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। तो हालदार साहब बड़े भावुक हो गए और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो आप इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू बच्चों, गुड बाय।